Hello students, welcome to this video. I hope you all are good and doing well. तो बच्चों प्रीवियस वीडियोस में हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे कि हम एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़े थे। तो बेटा एसिड ना, ऐसे कंपाउंड जो टेस्ट में सोर होते हैं, दोज कंपाउंड विच आर सोर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड्स। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, एसिड ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं रेड में। अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन डालते हैं तो बेटा ब्लू वाले को वो रेड में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम एसिड में रेड डालेंगे लिटमस तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एसिड केवल ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। और बेटा तीसरा हमने क्या पढ़ा था कि एसिड फिनोप्थेलिन इंडिकेटर के साथ कोई कलर चेंज नहीं देते। फिनोप्थेलिन बेटा कलरलेस होता है। फिनोप्थेलिन खुद एक कलरलेस लिक्विड है और एसिडिक सॉल्यूशन मिलाने पर भी इसके कलर में कोई फ़र्क नहीं आता है। और फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का इंडिकेटर होता है और ये एसिडिक सॉल्यूशन मिलाने पर बेटा कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर में। यानी अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज मिलाएंगे तो सॉल्यूशन का कलर रेड हो जाएगा। इसके बाद बेटा हमने पढ़े थे ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। olfactory indicator, those indicators which can change their smell on adding acidic or basic solution are called olfactory indicator। यानी कि अगर हम इन इंडिकेटर्स में कोई एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन मिलाते हैं तो इनकी स्मेल बच्चों बदल जाती है। कुछ एग्जांपल थे जैसे ऑनियन एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल, वैनिला एक्सट्रैक्ट। यानी अगर हम प्याज के सॉल्यूशन में, अगर हम प्याज के पेस्ट में एसिडिक सॉल्यूशन मिलाते हैं तो उसकी स्मेल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी प्याज की स्मेल नहीं बदलती है। लेकिन अगर आप प्याज के पेस्ट में अगर आप बेसिक सॉल्यूशन मिला देते हैं तो प्याज की स्मेल गायब हो जाती है। तो ये तो तीन इंडिकेटर आपको बताए, नहीं जो आपको तीन और फैक्ट इंडिकेटर बताए थे, ऑनियन एक्सट्रैक्ट, वैनिला और क्लोव ऑयल, बताइए बेस के साथ अपना स्मेल चेंज करते हैं, एसिड के साथ अनचेंज्ड रहते हैं। बट अब इसके बाद हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था कि ऐसे कंपाउंड जो वाटर में H+ आयन देते हैं उन्हें एसिड बोलते हैं। जैसे HCl था ना, अगर हम HCl को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो स्प्लिट हो जाता है बेटा H+ में और Cl- में, है ना। तो हम HCl को क्या मानते हैं, एसिड। यानी कि ऐसे कंपाउंड जो H+ आयन लिबरेट करते हैं, H+ आयन डोनेट करते हैं, या जिनको पानी में घोलने पर H+ आयन्स बनते हैं बेटा, उनको हमने एसिड बोला था, है ना। ये तो थी हमारी कुछ पहले की बात है। अब हम कुछ आगे का काम करते हैं। तो बेटा जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट हुआ करते थे, अर्लियर कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले लेवासिए नाम के जो साइंटिस्ट थे बेटा, लेवाइजर लेवासिए, है ना, एक ही बात है। तो उनने कहा था कि भाई ऐसे कंपाउंड जो ऑक्सीजन कंटेन करते हैं, जिन कंपाउंड्स में ऑक्सीजन होती है जनरली वो एसिडिक हुआ करते हैं। लेकिन ये बात बाद में डिस्प्रूव हो गई, क्योंकि बहुत से ऐसे एसिड है जिनमें ऑक्सीजन ही नहीं होता है, जैसे कि HCl है बेटा, इसमें कहाँ ऑक्सीजन है ना। और ऑक्सीजन वाले तो और भी कंपाउंड होते हैं, जरूरी थोड़ी कि सब एसिड होते हों। जैसे NaOH है, हमको तो NaOH भी ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, ये थोड़ी ना एसिड है बेटा, ये तो बेस है। NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है ना। तो ये वाली बातें, अर्लियर जो कॉन्सेप्ट था बेटा वो फेल हो गया था, ये बातें सच नहीं थी। इसके बाद आते हैं अरेनियस, आते हैं अरेनियस। तो अरेनियस साहब क्या बोले, अब अरेनियस साहब बोले कि भाई, है ना, ऐसे कंपाउंड जो पानी में आने पर H+ लिबरेट करते हैं, या दोज कंपाउंड्स विच कैन जनरेट H+ आयन, है ना। जैसे कि हम HNO3 को लेते हैं, तो बेटा जब हम HNO3 को पानी में घोलते हैं ना, ये स्प्लिट हो जाता है। इसमें से एक बनता है H का प्लस आयन और बेटा एक बनता है NO3 का नेगेटिव आयन। तो HNO3 ने क्या किया, H+ आयन दिया ना, तो इसको हमने एसिड बोला था। और बेटा ऐसे HCl की बात करते हैं, जब HCl को हमने वाटर में डिजोल्व किया, ये भी H+ और Cl- दे दिया, तो इनके हिसाब से ये भी क्या हुआ करते थे बेटा, ये भी, ये सब जो है एसिड हुआ करते थे जो H+ आयन को लिबरेट करते हैं। आज हम कहानी पढ़ेंगे आगे, H+ आयन की कहानी पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या है कहानी बेटा H+ आयन की, देखो H+ आयन को हम जनरली हाइड्रोजन आयन कहते हैं। अभी आगे देखते हैं। देखो जब देखो बेटा, जैसे हमने HCl को वाटर में डिजोल्व किया ना, तो उसने झट से जो है H+ आयन दे दिया और Cl नेगेटिव अलग हो गया। तो जो H+ आयन है ना, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। यानी कि जो हाइड्रोजन आयन बना बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, ये अकेले नहीं रह पाएगा, इसको तुरंत किसी के साथ अटैच हो जाना है। अब यहाँ किसके साथ अटैच होता है, देखो
H पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की भारी कमी है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की भारी कमी है, और इस H प्लस को जो है इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन की तलाश में है बेटा। इसको तो अर्जेंट हो गया, बस चाहिए तो चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसको इलेक्ट्रॉन कौन देता है, देखो H प्लस आता है वाटर के कांटेक्ट में, क्योंकि वाटर के पास होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। देखो वाटर के पास 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो वाटर किसी को डोनेट कर सकता है, यानी वाटर के पास ये आपको जो 2 और 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको वाटर किसी को डोनेट कर सकता है, लेकिन बेटा एक टाइम में एक ही डोनेट करता है, ठीक। तो देखो H प्लस को चाहिए थे इलेक्ट्रॉन, और कौन दे सकता है बोलो, ऑक्सीजन दे सकती है ना। तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है। तो देखो हाइड्रोजन के आयन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, वाटर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। अब क्या होगा, देखो ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन तो पहले से रह रही हैं। अब ऑक्सीजन ने क्या किया भाई, लोन पेयर के थ्रू इस H प्लस को भी अपने पास बुला लिया, यानी ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के आयन को अपने पास खींच लेती है, लोन पेयर से खींच लेती है, ठीक। अब देखो ऑक्सीजन के पास 2 ऑलरेडी हाइड्रोजन थे, ठीक है, और ऑक्सीजन ने एक हाइड्रोजन को अभी और ले लिया है। तो बेटा अब सोचो अब कितने हाइड्रोजन हो गए टोटल, 3 हो गए ना। अब ऑक्सीजन के पास जो है ना 3 हाइड्रोजन आ गए हैं, ठीक है। तो इससे क्या फॉर्म हो जाएगा, इससे फॉर्म हो जाएगा H3O। देखो बेटा ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे जो किसी को दे सकती थी, डोनेट कर सकती थी, उसने एक पेयर डोनेट कर दिया, तो उसके पास अब केवल एक ही पेयर और बचा है ना। लेकिन ऑक्सीजन ने एक पेयर H प्लस को दे दिया, यानी ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो बेटा क्या चार्ज आएगा उस पर, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये जो H प्लस था ना, जो एसिड में से H प्लस निकला था, वो वाटर के साथ जुड़ करके H3O पॉजिटिव बना देता है, ठीक। और H3O पॉजिटिव को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा उसको, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। जनरली पॉजिटिव आयन के लास्ट में ना IUM लगाया जाता है, तो उसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। आपने क्या सीखा कि एसिड से जो H प्लस आयन लिबरेट हुआ वो अनस्टेबल था, वो तुरंत वाटर के साथ कंबाइन होकर के H3O पॉजिटिव फॉर्म कर दिया। अब देखो बेटा, अब चाहे तुम H प्लस कहो या तुम H3O पॉजिटिव कहो, बात एक ही है ना, क्योंकि जो H प्लस है वो H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर रहता है, जिसे को हाइड्रोनियम कहते हैं। आ रही बात समझ में, H प्लस की अनस्टेबिलिटी की वजह से वो H3O पॉजिटिव की फॉर्म में रहता है, क्लियर है। चलिए फिर अब आपको कहानी सुनाते हैं, H प्लस की आगे की कहानी सुनाते हैं। देखो बेटा हाइड्रोजन है, जब हाइड्रोजन में से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो एक H का पॉजिटिव बन जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन निकाल के अलग कर दिया हमने। आइए इसको समझते हैं कैसे हुआ। तो बेटा ये हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 1 होता है, और हाइड्रोजन का मास भी 1 होता है। इसका क्या मतलब है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब है कि बेटा हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते। तो हाइड्रोजन में क्या होता है फिर, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, 2 ही पार्टिकल होते हैं हाइड्रोजन के एटम में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है ना। देखो हाइड्रोजन का मास ऊपर 1 लिखा हुआ है ना, मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अब मास खुद ही 1 है और एक प्रोटॉन है, तो जितना प्रोटॉन है यहाँ पर वही मास भी हो गया फिर, अब है ना। तो मास 1 है, यानी कि एक प्रोटॉन भी था, तो प्रोटॉन है कि न्यूट्रॉन नहीं है इसके पास, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के एटम में बेटा न्यूट्रॉन नहीं होता, केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही होते हैं, क्लियर है। चलिए, तो चलिए जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन के एटम में हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर उसने उसे भी बाहर कर दिया तो उसमें केवल प्रोटॉन बचेगा। देखिए कैसे, ये हाइड्रोजन का सपोज करते हैं एटम है, और ये उसका न्यूक्लियस है। आपको तो पता है ना हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन है बस, न्यूट्रॉन तो है नहीं भाई उसके न्यूक्लियस में। और ये हाइड्रोजन का बाहर का सेल है, आउटर सेल है, जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हुआ करता था। तो भैया ये तो हो गया आपका हाइड्रोजन का एटम हो गया, ठीक। सोचो अगर यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को भी निकाल देते हैं, अगर इस इलेक्ट्रॉन को भी हम निकाल दें तो क्या बचेगा, केवल प्रोटॉन बचेगा ना न्यूक्लियस में। ये तो हो गया भाई हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, और ये आपका जो है बच गया, बाकी का एटम जो है ये बच गया। देखो इलेक्ट्रॉन आप निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से गायब हो गया, अब है ना, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब इलेक्ट्रॉन को तो आपने निकाल दिया, ये अलग कर दिया इलेक्ट्रॉन को, देखो ये अलग पड़ गया इलेक्ट्रॉन तो, ठीक है। अब बच गया केवल ये एटम, और उसके सेंटर में प्रोटॉन, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, उसके सेंटर में बेटा प्रोटॉन हो गया, ठीक है ना। तो बेटा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो खाली प्रोटॉन बचा।
प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है पता है ना आपको, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है। अब देखो यहाँ, अब इस जो ये जो आपका जो आयन बच गया है, इसमें कितने पार्टिकल है, एक ही तो पार्टिकल है, और उस पार्टिकल में भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जो है, तो इसलिए तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद H प्लस बनता है। H प्लस का मतलब क्या है? तो बेटा H प्लस का मतलब होता है केवल एक ही प्रोटॉन का होना, यानी कि हाइड्रोजन के पास अभी सिर्फ एक प्रोटॉन है बस। देखो यहाँ पर क्या था, एक प्रोटॉन था यानी कि एक प्लस था, एक इलेक्ट्रॉन था यानी एक माइनस था। तो बेटा एक प्लस भी था एक माइनस भी था, तो नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया ना, प्लस माइनस इक्वल हो गई, मतलब जीरो हो गया, टोटल चार्ज जीरो हो गया। लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है नहीं ना, यहाँ तो केवल प्रोटॉन है। यहाँ पे तो एक एच का जो हाइड्रोजन के जो है ना, उसमें एक पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन पे। तो इसलिए बेटा एच प्लस को ना प्रोटॉन भी कहा जाता है। देखो बेटा एच प्लस को प्रोटॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि एच प्लस में केवल एक ही प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होते नहीं, कोई और पार्टिकल होता नहीं, इसलिए एच प्लस को प्रोटॉन भी कहा जाता है। क्लियर है ना? या आई आपको कहानी समझ में, हाइड्रोजन की, आयन की, प्रोटॉन की कहानी। तो बेटा कुछ चीज़ें अब आगे पढ़ते हैं। देखो बेटा जैसे HCl था ना, HCl को जब वाटर में हम लिबरेट किए थे, इसने एक ही H प्लस आयन दिया था, है ना। तो जो इसने केवल एक H प्लस आयन दिया। ऐसे बेटा नाइट्रिक एसिड था HNO3 ना, इसको भी हम जब पानी में डिजोल्व किए, इसने भी एक H प्लस आयन दिया। दिया कि नहीं दिया, बोलो, एक H प्लस आयन दिया ना। तो जो H प्लस आयन देते हैं, देखो अब क्योंकि H प्लस को प्रोटॉन कहते हैं, आपको समझा चुका हूँ H प्लस को प्रोटॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें केवल एक प्रोटॉन होते हैं बस, इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, कोई और पार्टिकल नहीं होता। H प्लस में खाली प्रोटॉन होता है, इसलिए H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं। क्योंकि देखो ये जो एसिड है ना बेटा, इन्होंने प्रोटॉन दिया, और कितने प्रोटॉन दिया बेटा, एक प्रोटॉन दिया ना। HCl ने भी एक प्रोटॉन दिया, HNO3 में एक प्रोटॉन दिया। इन्हें बोलते हैं बेटा मोनोप्रोटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? मोनोप्रोटिक एसिड, यानी कि ऐसे एसिड जो एक ही प्रोटॉन देते हैं बेटा, उन्हें बोलते हैं मोनोप्रोटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं बेटा डाइप्रोटिक एसिड। देखो H2SO4 है ना, H2SO4 में से बेटा दो H के आयन आते हैं। ठीक है, H2SO4 जो है ना बेटा, दो H प्लस आयन देता है। ठीक है, ये दो H प्लस आयन देता है। अब आप सोचो H2SO4 कैसा एसिड है बेटा, ये तो डाइप्रोटिक हो गया। कौन सा एसिड हो गया? यस, ये डाइप्रोटिक एसिड हो गया, क्योंकि ये दो प्रोटॉन लिबरेट करता है। ठीक है, अब बेटा लेते हैं H3PO4 लेते हैं। ठीक है, फास्फोरिक एसिड H3PO4। बेटा इसमें तो तीन प्रोटॉन दिखाई दे रहे हैं हमको, तो यहाँ से हम तीन प्रोटॉन को लिबरेट कर देते हैं, और क्या बच जाएगा, PO4। क्योंकि आप तीन प्लस अलग कर चुके हैं, तो यहाँ कितना आएगा बेटा, तीन माइनस भी आ जाएगा। तो ये कौन सा एसिड हो गया बेटा, ये ट्राइप्रोटिक एसिड हो गया, क्योंकि ये तीन H प्लस आयन लिबरेट करता है, तो ये ट्राइप्रोटिक एसिड हो गया। क्लियर है ना? चलिए बेटा अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं CH3COOSH, यानी कि एसिटिक एसिड। ये तो विनेगर का भी कंपोनेंट है बेटा, विनेगर में भी तो ये एसिड होता है ना। अब हम इसको देखते हैं CH3COOH। अगर आपसे पूछा जाए बेटा इसमें कितने प्रोटिक, ये कौन सा कितना प्रोटिक एसिड है, आप चार मत कह देना। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा जो H प्लस निकलता है ना, वो ऑक्सीजन के साथ से निकलता है, ये यहाँ कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन नहीं निकल सकते। ठीक है, तो केवल ऑक्सीजन के साथ वाला H ही निकलता है। ठीक है, तो इसको जब हमने डिजोल्व किया, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो बेटा ये भी कैसा हो गया, ये तो मोनोप्रोटिक हुआ ना। बेटा पढ़ते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। ज़रा ध्यान देना, बेसिसिटी क्या होती है एसिड की। देखो एसिड का काम क्या है भाई, एसिड का काम होता है H प्लस आयन देना, यानी एसिड बेस को एक H प्लस आयन दे सकता है। ये हमने जो एसिड लिया ना HCl, वो एक H प्लस आयन देता है, यानी ये बेस को एक H प्लस आयन दे सकता है। तो बेटा ये हो गया, इसकी जो बेसिसिटी है ना, इसकी बेसिसिटी हो गई वन। ठीक है, इसकी बेसिसिटी हो गई वन, क्योंकि ये किसी बेस को केवल एक H प्लस आयन दे सकता है। ठीक है, अब बेटा दूसरा एसिड लेते हैं H2SO4। अब तुमको पता है कितने H प्लस दे सकता है, ये तो दो H प्लस दे सकता है किसी बेस को, है ना। ये किसी बेस को दो H प्लस दे सकता है। ठीक है, ये किसी बेस को दो H प्लस दे सकता है। तो बेटा इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी हो गई, इसकी बेसिसिटी हो गई दो हो गई। क्या हो गई, इसकी बेसिसिटी दो हो गई। आई रही बात समझ में? तो ये होती है बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, यानी एक एसिड कितने H प्लस आयन, कितने रिमूवेबल H प्लस आयन है एसिड में, वो एसिड कितने H प्लस दे सकता है, वो बेटा बेसिसिटी होती है। क्लियर है, बोलो हाँ। तो बच्चों यहाँ तक अब क्लियर हो गया होगा, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना बेटा, बातों को समझना, ज़रा इन्हें नोट कर लेना।